हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि संस्कृत का पेपर है और प्राथमिक लेवल का पेपर है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थ ध्वनि क्रमशोपयोगः कथम करणीयः। छात्रों के बीच भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है भाषण युक्त सुश्लेख के द्वारा, व्यंग्य चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्र्याः प्रयोग द्वारा, व्यंग्य चित्र अथवा अन्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है मूल तत्व आधारित कथा या विवरण कथा द्वारा, मूल तत्व पर आधारित विवरण कथा के द्वारा। अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात शुद्ध सामग्री उदारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अभिसंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत सुनी गई शुद्ध सामग्री को आधार बनाकर व्याख्या द्वारा अथवा कथोपकथन के द्वारा उपयोग करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते। एकालाप के द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम तीन उपकौशलों का उपयोग, तीन उपकौशलों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन है स्वर लहरी ध्वनि गुणा सगति, ध्वनि गुणा शैली वक्तुः प्रस्तुति, वक्त्रानुमानम स्वर लहरी संदर्भा, भावभंगिमा वक्त्रानुमानम वक्तुः प्रस्तुति। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वर लहरी ध्वनि गुणा गति, ये तीनों जो हैं एक आलाप द्वारा तीन उपकौशलों का, इनके तीनों के द्वारा जो है एक आलाप के द्वारा तीन उपकौशलों का आकलन किया जाता है, स्वर लहरी, ध्वनि गुण तथा तीसरा क्या है, गति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन दृष्टवा असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति। भाषा अर्जन दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय है। ऑप्शन है लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते, लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। यदा कदा अनुवादस्य अपसहायम स्वीक्रियते, कक्षायां छात्रा अब सक्रिया भवन्ति। कक्षा में छात्र जो हैं छात्र भी सक्रिय होते हैं। लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषा या प्रयोग यदा कदा क्रियते। लक्ष्य भाषा पठन के समय मातृभाषा का प्रयोग यदा कदा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा कि लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते, लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। भाषा अर्जन दृष्टि से असम्यक प्रवेश का प्राय यह है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पे अनुचित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम पीताम्बरः नीलोत्पलम रामकृष्णो रामपुरुष। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, रामकृष्णो। उभय पद प्रधान द्वंद्व, मतलब जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और यहाँ पे राज्ञः पुरुषो जो दिया गया, यहाँ पे तत्षष्ठी तत्पुरुष है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। पीतम अम्बरम यस्य सः, यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति। परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता, परिप्रश्न अधिगम से अभिप्राय है। यहाँ पे ऑप्शन है व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारण, व्याख्या से समय सार्थक ध्वनियों का उच्चारण, प्रश्न समस्या नाम समाधान से प्रयास है, भाषण शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम, व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्याः प्रस्तुति। यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, प्रश्न समस्या नाम समाधान से प्रयास। प्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है। इससे प्रश्नगत गद्य की मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है और परिप्रश्न अधिगमन का प्रयोग ही प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था है। ऑप्शन है यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्ता भवति, जब विद्यार्थी तार्किक रूप से चिंतन से युक्त होते हैं या करते हैं। यदा छात्र अर्थ प्राप्त्यम शब्दकोशान् द्रष्टुं समर्थः भवति, जब छात्र अर्थ प्राप्त शब्द के दृष्टि से समर्थ होते हैं। यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्थाः भवन्ति, जब छात्र प्रश्नों को पूछने में समर्थ होते हैं। यदा बालाः भाषार्जने सक्षमाः भवन्ति, जब बालक जो है भाषा अर्जन में सक्षम होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, यदा बाला भाषा अर्जने सक्षमाः भवन्ति।
यहाँ पे जो है भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि जिसमें बालक भाषा अर्जन में पूर्ण सक्षम हो, अर्थात उनको इस तरह से पढ़ाया जाए कि उनकी समझ में भाषागत जानकारी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारांशम लेखितुम आवश्यके द्वय कौशले अस्तः। सारांश लेखन के लिए 2 कौशल आवश्यक होते हैं, वे कौन कौन से हैं? स्वर शब्दैः पाठ्यवस्तुना पुनर्लेखनम, मुख्यम सामान्यं च बिंदु संज्ञानम, सम्यक् लेखने योजकानां प्रयोगः, शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगः सम्यक् लेखनम। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जो है बी, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम। सारांश लेखन के लिए 2 कौशल आवश्यक होते हैं, वे है सामान्य और प्रमुख बिंदुओं का संज्ञान। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदा छात्राः कालस्य अवधारणम् अवगन्तुं समर्थाः न भवन्ति तदा औपचारात्मकं कार्यं किं भविष्यति। जब छात्र काल को अवधारण करने में समर्थ नहीं होते हैं तब उपचारात्मक कार्य करना किस प्रकार करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है संबंध सूत्राणाम रटनम, संबंधित सूत्रों को रटना, संबंध लकाराणाम अभ्यासः, संदर्भानुगुणं भाषाभ्यासः, लकारानुगुणं रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा जो है डी, जब छात्र काल को अवधारण करने में समर्थ नहीं होते हैं तब उच्चारात्मक कार्य लकार संबंधी रूपों का बार बार स्मरण कराया जाना चाहिए। तो लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। अगला क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। तो छात्रा ऑप्शन ये है हमारा, छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवन्ति। छात्र जो है सदैव आनंद के कार्य में निमग्न होते हैं। छात्रा शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति। छात्राः पूर्णतया अध्यापकानां नियन्त्रणे सन्ति। छात्राणां मूल्यांकन आकलन नियमित रूपेण क्रियते। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है छात्रों का जो मूल्यांकन है नियमित रूप से किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन और आकलन नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि नियमित रूप से मूल्यांकन करने से छात्र की व्यापक परख हो जाती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम। सृजनात्मक पठन का उदाहरण है संबंध सूचनार्थ अंतर्जाल दर्शनम, भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणं, भूमिका निर्वहणं, पुनर्लेखनं च, अर्थ प्रात्यर्थम वाचनम, परामर्शन कार्यम ग्रंथालय अधिकम करणीयम। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सृजनात्मक पठन का उदाहरण भिन्न दृष्टि से नाटकीकरण की, भूमिका निर्वहन, भूमिका का निर्वहन करना, और पुनर्लेखन है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विहंगम दृष्टया पठनेन अभिप्राय अस्ति। विहंगम दृष्टि से पढ़ने का अभिप्राय है, ऑप्शन है विशिष्टम अर्थम अथवा सूचनानां प्राप्तुं संपूर्ण पाठवस्तुनः गंभीरतया पठनम, लिखित सामग्र्या सार्थक सूचनानां प्राप्तुं पठनम, पठित सामग्र्या विचारार्थं निहिता सूचनां च निर्णयः, सामान्य भावार्थं विचारणम अथवा सारं प्राप्तुं पाठवस्तुनः शीघ्रतया पठनम। यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विहंगम दृष्टि से पढ़ने का आशय विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु संपूर्ण पाठ्यवस्तुओं का गंभीरतापूर्वक पठन करने से है। तो विशिष्ट अर्थम अथवा सूचना नाम प्राप्त संपूर्ण पाठ्यवस्तुना गंभीरतया पठनम, विशिष्ट जो है अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु संपूर्ण पाठ्यपुस्तकों का गंभीरतापूर्वक पठन करने से है। अगला क्वेश्चन है पाठवस्तु समग्रतया इत्यनेनाभिप्रायः अस्ति। पाठ वस्तुओं की समग्रता का अभिप्राय है कश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणं, दीर्घ अनुच्छेदात् सूचनालेखनं, विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु व परस्परं सम्बद्धतां दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, कथा वर्णानुगुणं अनुच्छेद व्यवस्था। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विशिष्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सी, विशिष्ट अनुच्छेद देश वाक्येषु वा परस्परं सम्बद्धतां दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः। पाठ वस्तुओं की समग्रता का अभिप्राय विभिन्न अनुच्छेद और वाक्यों के बीच परस्पर सम्बद्धता दिखाने के लिए सभी नाम पदों का प्रयोग है। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अधिकृत श्रवणे सप्राय अस्ति। अधिकृत श्रवण का आशय है सा परिस्थिति यथा श्रवण सूत्रे संपूर्ण कार्य करोति। संभाषण रूपेण अथवा अवलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन अध्यापक द्वारा उच्चैः पठित सामग्र्या अथवा संभाषित सामग्र्या सावधान श्रवणम। विशिष्ट सूचनानां प्राप्तुम अवधानपूर्वक श्रवणम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विशिष्ट सूचनां प्राप्तुम अवधानपूर्वक श्रवणम। अधिकृत श्रवण का आशय है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने हेतु बड़ी सावधानी से जो है श्रवण करना। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति। लेखन भाषण से भिन्नम अस्ति पृथक होता है। ऑप्शन है लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति। लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिक संबंधः न भवति। लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति। लेखन में गतिविधि आधारित का प्रवाह अधिक होता है और लेखन में व्याकरण संरचना अधिक संबंधित होती है। संबंध न भवति। लेखन में व्याकरण संरचना का अधिक संबंध नहीं होता है। अगला ऑप्शन दिया गया हमारा अगला ऑप्शन लेखनम प्रायः मुक्तम भवति। लेखन प्रायः मुक्त होता है। लेखने पुनर्विद्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। लेखन में जो है पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। लेखन भाषण से पृथक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि लेखन में पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। अगला क्वेश्चन है कस्याम अब संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगे लाभः भवति। किसी संस्कृत कक्षा में अधिक संस्कृत के प्रयोग से यह लाभ होता है। क्या लाभ होता है? सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थ संस्कृत परिवेशस्य निर्माणं भवति। छात्राः शब्दार्थान् प्राप्नुवन्ति। श्रुतलेखनस्य अभ्यार्थम् आवश्यक सोपानिदं छात्राः व्याकरण ज्ञानं सुगमतया अगच्छन्ति। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सजेगा ये कि किसी संस्कृत कक्षा में अधिक संस्कृत के प्रयोग से यह लाभ होता है कि सहज संस्कृत प्राप्त करने हेतु संस्कृत परिवेश का निर्माण करना। सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम सहज संस्कृत प्राप्त करने के लिए संस्कृत परिवेश का निर्माण करना। यहाँ पे जो है हमारा जो है गद्यांश काव्यांश दिया गया है। आइए देखते हैं। एषां न विद्या न तपो न दानम् अज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूपि भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पे जो है इस श्लोक में ये बताया गया है जिसके पास न तो विद्या है और न धनम न तपो न दानम, न तप है और न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म, जिसके पास न तो शील है न गुण है न धर्म है, ऐसे मृत लोग जो है मृत लोक में मनुष्य होते हुए भी मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इस धरती पर जो है मनुष्य होते हुए भी जो है पशु के समान जो है हैं। ते मनुष्या भूमो भारा सन्ति, जो मनुष्य जो है यहाँ पे ते मनुष्या कौन से मनुष्य है जो भूमि का भार है, ये विद्याहीन जो विद्या से हीन है, ये ज्ञानीना जो ज्ञानी है, ये परिश्रमशील जो परिश्रमशील है, ये दानशील जो दानशील है। तो कौन से मनुष्य है जो भूमि पर भार के समान है, तो ये विद्याहीन है, जो व्यक्ति जो है विद्या से हीन है। ऑप्शन से जाएगा ये। अस्मिन् श्लोके भुव इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। इस श्लोक में भुव पद में विशेषण है चरन्ति मृत्युलोके धर्मः गुणः। इस श्लोक में भुव पद का विशेषण क्या है? मृत्युलोके। बी ऑप्शन से हो जाएगा। मृगाः चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मृगाः चरन्ति इस पद में संधि विच्छेद है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी मृगाः धन चरन्ति। अगला क्वेश्चन हमारा है एसाम इस पदस्य विभक्ति अस्ति। एसाम इस पद में जो है कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है एसाम। एसाम में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे एसाम में जो है सप्तमी विभक्ति है। एसाम में जो है प्रथमा विभक्ति है। एसाम इस पदस्य षष्ठी विभक्ति कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, तृतीया, प्रथमा, सप्तमी।
जैसे रामस्य हो गया तो खष्टी, और रामेश सप्तमी और सप्तमी। तो यहाँ पे जो है जैसे रामेण अगर होता, राम का रूप के हिसाब से हम देख रहे हैं, यह जाता तो एसाम क्या है, प्रथम व्यक्ति है। यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसकलिंगे अस्ति, गुणः मृगः तपः विद्या। ऑप्शन से जगह सी तपः। तपः क्या है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए अलग से प्रयुक्त नहीं होते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।